अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत मुखालिफत बराए मुखालिफत की सियासत बन चुकी है। मेरे कप्तान हो या PDM, दोनों हर मामले पर बगैर सोचे समझे एक दूसरे की मुखालिफत पर तैयार रहते हैं। मेरे कप्तान किसी इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कहते हैं, चंद ही मिनट के अंदर हुकूमती तर्जुमान उस बात की मुखालिफत करने मैदान में आ जाते हैं। इसी तरह जो ही PDM की तरफ से कोई बात की जाती है तो मेरे कप्तान या उनके तर्जुमान सख्त लहजों की कमान पर लफ्जों के तीर चढ़ाए सामने आ जाते हैं। मुखालिफत का ये सिलसिला काफी अरसे से जारी है, लेकिन एक मामला ऐसा है जिसमें हैरत अंगेज तौर पर मेरे कप्तान और मुस्लिम लीग नून एक ही पेज पर आ गए हैं। नाज़रीन, मौजूदा हुक्मरान और माजी के हुक्मरान दोनों ही जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि माजी करीब में दोनों फरीकों का मौक़िफ़ जनरल बाजवा के हवाले से खासा मुख्तलिफ हुआ करता था। मुस्लिम लीग नून जो 2017 से जनरल बाजवा पर तनकीद करती आ रही थी, वो मेरे कप्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद जनरल बाजवा की हिमायत में सामने आ गई। जनरल बाजवा ने तो आपको हर लम्हे पे, हर कदम पे सहारा दिया। आप हुकूमत चला नहीं सके तो उसमें जनरल बाजवा का क्या कसूर? तमाम सवालों के जवाब फौज को नहीं, जनरल कमर जावेद बाजवा को देने हैं। बात यह जी, जहाँ तक बाजवा साहब का ताल्लुक है, अब अगर उन्होंने और उनके अदारे ने जाने से पहले फैसला किया कि ए पॉलिटिकल होना है, तो हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, ए पॉलिटिकल होना चाहिए। फौज को बीच में घसीट के ले आना सियासत के अंदर, ये कोई अच्छी बात नहीं। जनरल बाजवा साहब, आपको 2018 इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी दांती और अवाम के मैंडेट की चोरी का हिसाब देना है। जनरल बाजवा साहब, आपको अरकान पार्लियामेंट की हॉर्स ट्रेडिंग का हिसाब देना है। वो कह रहे हैं कि ये जो इक्विटल्स है ये कोर्ट्स नहीं कर रही, ये किसी जनरल के कहने पे किए जा रहे हैं और नाम लेके वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा के कहने पे किए जा रहे हैं। इट्स अ पिटी। जनरल बाजवा आज दुबई में मजे कर रहे हैं, कौम जो महंगाई में मर रही है। जनरल बाजवा ने इस मुल्क को तबाही के दहाने पे ला के खड़ा किया। साकिब निसार और जनरल बाजवा असल हमारी कौम और रियासत पाकिस्तान के मुजरिम हैं। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी में 180 डिग्री पर होने वाली तब्दीली आपने देखी। अब जनरल बाजवा के बारे में मेरे कप्तान की तहरीक इंसाफ का यू टर्न मुलाहिजा कीजिए। नाज़रीन, मेरे कप्तान हैं जो 3.5 साल एक पेज के मजे लूटते रहे। अपने पूरे अहदे इक़्तिदार में मेरे कप्तान जनरल बाजवा की तारीफों के पुल बांधा करते थे और उन्हें जमहूरियत पसंद जनरल करार दिया करते थे। जनरल बाजवा ने जब इदारे को गैर सियासी करने का फैसला किया तो मेरे कप्तान की हुकूमत जाती रही। अब मेरे कप्तान जनरल बाजवा के खिलाफ इंक्वायरी के मुतालबे पर उतर आए हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिसी 2017 में अपनाई थी, वो तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी और मेरे छोटे कायद के वजीर आजम बनने के बाद माजी का किस्सा बन गई। जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ के ओहदे से सबकदोश हुए तो मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी में एक बार फिर तब्दीली नजर आने लगी, जो अब वाज़ेह हो चुकी है। चंद माह पहले तक जनरल बाजवा की दिफाई लाइन बनी हुई मुस्लिम लीग नून अब उनके खिलाफ इंक्वायरी के मुतालबे की हिमायत कर रही है। नाज़रीन, मेरे कप्तान का एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से यू टर्न हो, मुस्लिम लीग नून की एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए से दस्तबरदारी हो, ये दोनों ही सियासी चालें हैं। सियासी जमातें अपने अहदाफ और अपनी पोजीशन के हवाले से अपने मौक़िफ़ को बदलती रहती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि असूल अहम नहीं बल्कि मफाद कहीं ज़्यादा अहम है। किसी भी इशू पर इकट्ठी ना हो सकने वाली मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ इस मामले में इत्तफाक कर रही हैं, तो जहन में सवाल तो पैदा होंगे। मेरे इस हवाले से 8 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, लतीफ वफाकी हुकूमत का एक अहम हिस्सा है। क्या वो जनरल बाजवा के खिलाफ इंक्वायरी की तजवीज़ टीवी प्रोग्रामों के बजाय वफाकी काबीना में देंगे? और क्या मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ इस इंक्वायरी की हिमायत करेंगे? सवाल नंबर 2, नवाज शरीफ जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे लेकिन ये मुमकिन ना हो सका। क्या मौजूदा हुकूमत के अंदर इतना हौसला है कि वो साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के खिलाफ इंक्वायरी कराए? सवाल नंबर 3, मेरे कप्तान ने अपनी हुकूमत जाने का जिम्मेदार जनरल बाजवा को करार देते हुए इंक्वायरी का मुतालबा किया। क्या मेरे कप्तान सिर्फ तहरीक अदम एतमाद में जनरल बाजवा के किरदार को ही ज़ेर बहस लाना चाहते हैं, या वो 2018 के इलेक्शन और 2021 के सेनेट इलेक्शन में बंदे पूरे करने की इंक्वायरी भी करवाना चाहेंगे? सवाल नंबर 4, मुस्लिम लीग नून ने जनरल बाजवा के बारे में अपनी पॉलिसी 2 बार बदली। मेरे कप्तान ने भी पॉलिसी तब्दील की। सियासी जमातों की पॉलिसियां असूल पर बनती हैं या सियासी पोजीशन के मुताबिक? सवाल नंबर 5, क्या ये हकीकत नहीं कि सियासी रहनुमा खुद इक्तदार में आने के लिए एस्टैब्लिशमेंट से मदद मांगते हैं, एस्टैब्लिशमेंट की मेहरबानियों से फायदा उठाने वालों को इंक्वायरी के मुतालबे जेब देते हैं? सवाल नंबर 6,
मेरे कप्तान और मियां जावेद लतीफ दोनों ने इंक्वायरी का मुतालबा किया है। क्या इंक्वायरी सिर्फ जनरल बाजवा के खिलाफ होनी चाहिए या उनसे फायदा उठाने वाले सियासी रहनुमाओं को भी इंक्वायरी की जद में आना चाहिए? सवाल नंबर 7, एस्टैब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत रोकने का वाहिद तरीका सियासतदानों का मिल बैठना और एक बात पर इत्तेफाक करना है। क्या सियासी जमातें इस बात पर इत्तेफाक करेंगी कि वो आइंदा एस्टैब्लिशमेंट के पास नहीं जाएंगी? सवाल नंबर 8, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ दोनों जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं, मगर जनरल बाजवा का कोई जवाब अब तक सामने नहीं आया। अगर जनरल बाजवा ने लब कुशाई कर दी तो क्या दोनों जमातें शर्मिंदगी का सामना करने के लिए तैयार हैं? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। मुस्लिम लीग नून से आज उनके सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर खान मंदोखेल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर तज्जियाकार आमिर जियाद साहब भी आज इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मियां जावेद लतीफ साहब से सबसे पहले सवालात का आगाज करूंगा। मियां साहब, आपने डिमांड की कि जनाब जनरल बाजवा के खिलाफ भी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो सर ये जब इंक्वायरी इससे पहले मुस्लिम लीग नून जो है वो तो तारीफें कर रही थी जनाब जनरल बाजवा की, बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, ए पॉलिटिकल हो गए हैं, बड़ा कमाल कर दिया उन्होंने, लेकिन पिछले हफ्ते 10 दिन में हमने देखा है कि आपकी जमात की जानिब से जनरल बाजवा के खिलाफ खुलकर अब बयानबाजी भी शुरू हो गई है, तो सर इसे भी यूटर्न कहा जाएगा? शुक्रिया मंसूर अली ख़ान, मगर मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करता जाऊँ, ना हम खिलाफ थे ना हम हमायत में हैं। हमें एक असूली मौक़िफ़ था हमारा है और है, वो ये था कि मैं बहुत दूर नहीं जाता, मैं 2017 से शुरू कर लेता हूँ। जो आप बात कर रहे हैं इमरान खान की कि वो इंक्वायरी चाहते हैं, वो इंक्वायरी अगर चाहते हैं 8 माह की, तो हम बहुत दूर की नहीं बात करते, हम 2017 से शुरू कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं कि जनरल फैज़, जनरल बाजवा, साकिब निसार, आसफ सईद खोसा और इमरान खान, इन किरदारों ने जो 2017 में रोल अदा किया, और आज जो कहते हैं रजीम चेंज, क्या 2017 में रजीम चेंज नहीं हुई थी? और 2017 में किस किस ने क्या क्या रोल अदा किया, किस किस किरदार ने, और पाकिस्तान इस भंवर में फंस गया। मंसूर अली खान, आज से पहले या 2017 से पहले मुदाखलत रही है एस्टेब्लिशमेंट की या दीगर ताकतवर हलकों की, मगर पाकिस्तान में कुछ थोड़ी बहुत रस थी, पाकिस्तान चलता गया। आज इंक्वायरी की अगर कोई बात कर रहा है तो वो कह रहा है कि जनाब मेरी हमायत क्यों ख़त्म कर दी, जबकि हम ये कहते हैं आप हमायत किसी की क्यों करते हैं, किसी की मुखालफत क्यों करते हैं? आप आइन कानून में रहते हुए आइनी रोल एक अदा करें। आप ये कह रहे थे कि अगर जनरल बाजवा ने लबकुशाई की, उन्होंने अपनी ज़ुबान खोल ली, तो फिर क्या होगा? मैं कहता हूँ खुदा करे ये 5 किरदार जो हैं ये ज़ुबान खोलें, ताकि पाकिस्तानी कौम को पता चले कि पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने वाला कौन है और पाकिस्तान का असल मुजरम कौन है। ये जो आज की मईशत है, ये जो आज की महंगाई है, ये आज जो रुपए की कदर है, ये आज जो डॉलर की ऊंची उड़ान है, आज जो बेरोजगारी है, आज IMF से आप जो मुआहदे कर रहे हैं कड़ी शराइत पर, ये 2019 में किसने मुआहदा किया था जिसकी वजह से आज हम इस मुआहदे को पूरा करने पर मजबूर हुए? ये सारी चीजें खुलनी चाहिए। और आज अगर कोई कहता है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, तो फिर मैं ये जरूर कहूंगा कि मुनसिफाना, साफ शफाफ, फिर मैं ये कहूंगा कि उस इंक्वायरी को पब्लिक भी होना चाहिए। एक सवाल ले लीजिए कि क्या अगर ये साबित हो, ये भी बात सामने आ जाए कि आपकी अपनी जमात के लोग इस सारी चीजों के बावजूद जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना चाह रहे थे और उनके पास ये ऑफर्स लेके जाते रहे जब आपकी हुकूमत बन चुकी थी उसके बाद भी, तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी तौर पर? देखें मंसूर अली खान, मैं जवाबदेह हूँ नवाज शरीफ का, मैं जवाबदेह हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत का, जिसका नाम नवाज शरीफ है, जिसका नाम मरियम नवाज शरीफ है। मैं आज की हुकूमत का जवाबदेह नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारी लीडरशिप में से
हमारी क़यादत में से किसी ने राब्ता किया? हाँ, एक्सटेंशन जब जनरल बाजवा को दी गई थी उस वक्त भी मैं आज जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि नवाज शरीफ ने हतमी फैसला नहीं किया था। और हतमी फैसला क्या मरियम नवाज शरीफ की भी उसमें राय शामिल नहीं थी? हम भी लोग उसमें शामिल थे जो उसकी मुखालफत उस वक्त भी कर रहे थे। मगर इसकी किसने किया था? एक सेकंड, किसने फैसला किया था सर? ये एक सेकंड, मेरी अर्ज सुन लें मंसूर अली खान साहब, हम उस वक्त मुखालफत तो कर रहे थे मगर हमायत में खामोश क्यों रहे? वो वजह सिर्फ ये थी कि आप एक कानूनी सुकम था जिसको दूर करने के लिए वो आप बिल लेकर आए, मगर फिर भी इख्तियार स्वाबदी जो थी वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के पास थी। कौन था वो? कौन था जो आपकी पार्टी में इस एक्चुअली नोशन को सपोर्ट कर रहा था? कौन इस हिमायत में था जो पहले शायद जब उनको जनरल बाजवा को जो एक्सटेंशन दी गई किसने की? आपकी पार्टी में से कोई ना कोई तो था ना। ये मुझे मत बताइए कि नवाज शरीफ साहब की हिमायत नहीं थी। ये किस तरह हो सकता है? आप खुद कह रहे हैं पार्टी के कायद वो हैं, और ये किस तरह पॉसिबल है कि उनकी हिमायत ना हो? नहीं, बात वहाँ मैं फिर दोहरा दूँ, बात वहाँ नवाज शरीफ के पास की गई थी। हमारी जमात से लोग गए थे, उन्होंने ये राय दी थी, मगर नवाज शरीफ ने कहा था कि पार्लिमानी पार्टी के अंदर ये बात रखी जाए और फिर मुझे बताया जाए, हतमी फैसला बाद में करेंगे। मगर फिर यहाँ हतमी फैसला खुद से कर लिया गया नवाज शरीफ के नोटिस में लाए बगैर। ये मैं जिम्मेवारी से बात कर रहा हूँ। और मैं दूसरी बात आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि बात सीधी सी है, नहीं था नवाज शरीफ साहब के नोटिस में नहीं था कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जा रही है। हतमी फैसले से सही सुन रहा हूं, हतमी फैसले से पहले नवाज शरीफ को नहीं बताया गया। ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि उस वक्त का जो चीफ एग्जीक्यूटिव था उसके पास ये इख्तियार था कि वो कानूनी सुकम दूर होने के बाद अगर एक्सटेंशन चाहता तो देता, ना चाहता तो ना देता। ये वोट देने वालों की स्वाबदी नहीं थी। ये सुकम दूर करना जो था वो पार्लियामेंट ने किया, मगर हतमी फैसला या इख्तियार जो था, स्वाबदी जो थी, वो इमरान खान के पास थी। ना देना चाहता तो ना देता। ठीक, लेकिन आपकी पार्टी की फिर भी हिमायत उसमें शामिल थी। आमिर ज़िया साहब, सर ये सारी गुफ्तगू जो आपने सुनी है, मेरे लिए तो शॉकिंग न्यूज़ है ये आज के नवाज शरीफ साहब जो है इस फैसले का हिस्सा नहीं थे। इट्स टू गुड टू बी ट्रू कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँ। आपको समझ आती है सर इस बात की? ये हैरान कुन है क्योंकि जो दावा किया जाता है हर इनका, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब के करीबी साथी हों या नवाज शरीफ साहब के करीबी रफ़क़ा हों, वो एक बात कहते हैं कि जो भी फैसला होता है वो नवाज शरीफ साहब हम कायद से पूछ कर करते हैं। तो अगर अब ये डिस्टेंस कर रहे हैं अपने आप को, और आप ये देखें कि बाजवा साहब के बड़े एहसानात हैं शरीफ ख़ानदान पे और बशमूल नवाज शरीफ साहब पे। वो ये कि जनाब जिस तरह उनको मुल्क से बाहर भेजा गया सबको पता है। मरियम साहिबा के साथ जो है, मतलब उनको एक जो इमरान खान को क्या शिकायत है जनरल बाजवा से, वो यही शिकायत है ना कि जनाब जब वो कार्रवाई करना चाह रहे थे, नैब के जरिए करवाना चाह रहे थे, या जो उनके बकौल केसेस ओपन एंड शट केसेस थे, उसमें क्या हुआ कि जनाब वो केसेस चलने ही नहीं दिए गए और उसका जिम्मेदार जो है वो जनरल बाजवा को करार देते हैं। जनरल बाजवा के साथ बड़ी एक डिलेमा है, मैं समझता हूँ। जनरल बाजवा ने एक ऐसी एक पोजीशन ली कि जिसको अवामी पजीराई भी हासिल थी। वो पोजीशन ये थी कि जी एक जो हमारी सियासत में करप्शन काउंसलर है उसको उसमें एक फौज अपना किरदार अदा करेगी। और आपको याद होगा कि राहिल शरीफ साहब के ज़माने में ये एंटी करप्शन नैरेटिव जो था बड़ा बढ़ चढ़ कर सामने आया था, तो उस तसलसल को ही लेके चले। लेकिन जब बिल्कुल कहते ना कि जब इनके आखिरी चंद माह रह गए थे तो इन्होंने वहाँ पर एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया। तो फिर वो होता है ना कि ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो वहाँ पर ये हुआ कि वहाँ इमरान खान से ये भिड़ गए। और जाहिर है कि जो दुख इन्होंने माजी में इनको पहुँचाए थे नवाज शरीफ साहब को, गो कि फिर आखिरी उन्होंने साल में उन पर मेहरबानी की, आखिरी 1-2 साल के अंदर के जी बाहर भेजा, मरियम साहिबा के केस को उन्होंने उस तरह से नहीं होने दिया, और बहुत सारी चीज़ें कुछ कहने की हैं कुछ नहीं कहने की हैं इस वक्त, तो उसके अंदर उनका किरदार था। लेकिन जाहिर है कि जो नवाज शरीफ साहब का एक पूरा एक आपको पता है कि उनकी याददाश्त है और आज से नहीं है, आज सिर्फ नवाज साहब
के ज़माने से उनका एक फ़ौज के साथ उनका एक रिफ्ट रहा है। हर जो आर्मी चीफ उन्होंने खुद चाहे अपॉइंट किया हो या उनको मिला हो, उसके साथ कंट्रडिक्शन रहा। जहांगीर करामत ले लें, परवेज़ मुशर्रफ साहब ले लें, आप राहील शरीफ साहब ले लें, सबके साथ उनकी खटपट हुई है। तो उनका फ़ौज के खिलाफ एक रवैया है, एक उनका बुग़्ज़ है, और वो समझते हैं कि उनकी जितनी भी मुश्किलात हुई हैं उसका जिम्मेदार किसी न किसी हद तक ये इदारा है। अब ज़ाहिर है वो खुल के इदारे की बात नहीं करते, वो अफराद के ऊपर जो है वो उंगुश्तमाई करते हैं। अच्छा, लेकिन हमें ये समझना होगा कि एक जो फ़ौज का एजेंडा जो 99 में परवेज़ मुशर्रफ साहब लेकर आए, जिसको मैं समझता हूँ, अगर आपको दौर याद हो कि शुरू का दौर जो था उसमें लोगों ने बड़ी पजीराई थी, बड़ा फ़ौज को वेलकम किया था, और उस वक्त एक ख्वाब ये था कि हमारी सियासत से अगर जो बदनुमान सियासतदान निकल जाएँ और उसके बाद साफ सुथरे लोग आए और फौज की जो पार्टनरशिप हो वो ऑनेस्ट लोगों के साथ, ईमानदार लोगों के साथ हो। लेकिन जाहिर है मुशर्रफ साहब उस मिशन को पूरा ना कर सके। उसके बाद फिर एक उम्मीद उभरी कि जी इमरान खान के साथ ये मिलकर काम करेंगे। इमरान खान के साथ जो एक इत्तेहाद था एक सफ़े पे रहने का, वो आप याद करें, वो बाज़ लोगों को बहुत बुरा लगता था, लेकिन एक हद तक वो दुरुस्त भी था कि कोई भी जब तक सिविल और फौजी पार्टनरशिप नहीं होगी ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। वो इत्तेहाद टूट गया, वो उसमें इमरान खान ने बाजवा साहब का दिल तोड़ा और बाजवा साहब ने इमरान खान का दिल तोड़ा, तो वो एक अलग बहस है। लेकिन अगर हमारी ये मैच्योर सियासत होती मंसूर साहब, तो जब इंस्टीट्यूशंस फैसला करते हैं तो अपने प्रोजेक्ट को सेल थ्रू कराते हैं, और उसी तरह जो उनके सिविलियन पार्टनर्स होते हैं वो भी फिर बड़ा मतलब सोच समझ के जो है इक़दाम करते हैं। हमारे यहाँ जो किडॉगिज़म है और एकदम घोड़े बदलने की रिवायत है, उससे मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचा। उसमें आप देखें कि मुझे इजाजत दीजिए, आपका जो इदारा है, जब बाजवा साहब पे तनकीद हो रही है तो इदारे पे भी इसका मतलब है कि एक तरह से लोग तनकीद करें तो बिना वजह मुतनाज़ा बना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बजाय इसके कि लोग कहें जी बाजवा साहब की अकाउंटेबिलिटी हो, हमने देखा फौज अपने जो साबिक ही क्यों ना हो अपने आर्मी चीफ के साथ खड़ी होती है, ये रिवायत है फौज की। तो that's an important question. So that's an important question. कादर खान मंदोखेल साहब, मैं यही सवाल आपके सामने करना चाह रहा हूँ। इस वक्त आपके ये इत्तेहादी हैं, ये मियां जावेद लतीफ साहब आपके साथ हुकूमत के अंदर इत्तेहादी हैं, बड़े वाले इत्तेहादी हैं बल्कि, तो ये इस डगर के ऊपर चलना चाह रहे हैं। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रिजर्वेशंस हैं, बाजवा साहब से मुस्लिम लीग नून एक अपने रिजर्वेशंस क्रिएट कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब तक ऐसी कोई पोजीशनिंग नहीं ली है। आप सपोर्ट करेंगे आपके ये कोलिशन पार्टनर्स अगर इस किस्म की पोजीशन लेते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ऐसी किसी इंक्वायरी को सपोर्ट करेगी? मंसूर अली खान साहब, हज़रत अली करम वजह का कौल है कि जिस परेशान करो उसकी शर से बचो। ठीक है, इतने जुमला काफ़ी है। मैं आगे बढ़ता हूँ जावेद लतीफ़ साहब की बात की तरफ। मैं तो नहीं, ये आपने नून लीग के लिए कहा है या पीटीआई के लिए कहा है? नहीं, मैंने इमरान खान के लिए कहा है। चलो आप जो समझ लें, ठीक है। आप ये समझ लो कि मैं तो एक असम्बली का रुकन हूँ और मैं टॉक शो में हर जगह ये बात कहने का मजाज भी हूँ कि मैं हुकूमत का जवाबदेह नहीं हूँ, जबकि मेरी पार्टी हुकूमती के साथ है, लेकिन मैं बज़ाते खुद नहीं हूँ। तो आप जावेद लतीफ़ साहब ये कैसे कह सकते हैं कि ये काबीना का हिस्सा है? वफाकी वज़ीर है और वज़ीर आज़म जो है ना वो मुस्लिम लीग नून का सदर है और इनकी पार्टी का है, तो ये अगर जवाबदेह नहीं होंगे तो और कौन होंगे? ठीक है। दूसरी बात, पश्तो में कहावत है, उसकी तर्जमा कुछ यूँ है कि गंद में जितनी लकड़ी घुमाओगे इतनी बदबू फैलेगी। आप ये इंक्वायरी के चक्कर में पड़ेंगे तो आप यूँ समझ लो कि ये बात बड़ी दूर तक जाएगी। और फिर हम ये भी समझते हैं कि इन चीज़ों से कोई फ़ायदा होगा किसी का? जब इमरान खान साइफर खेल रहा था और वो जुडिशल कमीशन की बात कर रहा था, तो मुख्तलिफ टॉक शो में भी ये बात मैं करता था कि अगर जुडिशल कमीशन बनी भी गई है तो जुडिशल कमीशन किससे इंक्वायरी करेगी? आर्मी चीफ से, DGI से, क्योंकि सलामती कमेटी में ये है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से या उस वक्त के या मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से। अब क्या चाहते हो आप लोग? तो ये भी मैं एक चीज़ कर रहा था कि अगर आप इंक्वायरी की बात करेंगे तो उसमें आप अपनी इदारों के तजलील के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। एक तरफ तो हम कहते हैं कि फ़ौज हमारे आंखों के तारे है और हमारे सरहदों के मुहाफ़िज़ है, और दूसरी तरफ हमारी बस में जो है अगर हमारी हिमायत नहीं की है
तो वो फिर जानवर है, और अगर हमारी हिमायत कर है तब तो हम इसको न्यूट्रल कहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि हमें इस क्राइसिस के हवाले से इस मुल्क की लेकिन कादिर साहब ये डिमांड अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आ रही है और उसके ऊपर आप एतराज कर रहे हैं, चले वो मुझे समझ आ रही है, लेकिन सर ये तो आपके अपने साथ बैठी हुई जो जमात है वो ये कह रही है सर, वो भी ये डिमांड कर रही है, उनका भी मुतालबा है कि जनाब तहकीकात करें। और 2018 के इलेक्शंस के हवाले से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह चुकी है कि जनाब वो धांधली ज़दा थे। तो मियां जावेद लतीफ साहब तो आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। देखिए, जावेद लतीफ़ साहब जब अपने प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी के सदर को जवाबदेह नहीं है तो हमारे और आपकी बात का या मैं किसी की बात की जवाबदेह कहाँ से हो सकता हूँ। मैं तो सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूँ कि ये मुल्क इस तरह इमरान खान की पॉलिसी पे हमें अमल प्यारा नहीं होना चाहिए। वो तो एक पागल शख्स है जो खंबे पे चढ़ के कहते हैं मुझे हुकूमत दो, नहीं तो मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। और फिर जब आप 3 मुल्क दुश्मनों को गद्दारी का लफ्ज़ तो आजकल छोटा पड़ रहा है, शौकत तरीन का, झगड़ा का और मोहसन लगारी का, जो उन्होंने पाकिस्तान को खुदा न खास्ता 3 टुकड़े या पाकिस्तान को सरेलिका बनाने की पूरा का पूरा प्लान बना के रखा था। और मैं हैरत भी है मुझे अपनी हुकूमत पे, जिसमें जावेद लतीफ़ साहब भी ऐसा है कि अभी तक वो खामोश क्यों है। अभी तक ये मुल्क दुश्मनों को क्या है, मुल्क दुश्मनी की डेफिनेशन क्या है। जब आपका IMF से डील मंडे को आ रहा था और फ्राइडे की रात को ये इनकी ऑडियो टेप सामने आ गई है और किसी ने उसकी तरदीद भी नहीं की है, तो उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने मियां जावेद लतीफ़ साहब के सामने रखा है। ये मुझे एक ब्रेक लेनी है, आपका यही सवाल मैं मियां जावेद लतीफ़ साहब के सामने रखूंगा कि सर ये क्या बात है। 2 सवाल हैं। एक, इन्होंने कहा कि जी मैं नवाज शरीफ साहब को आंसरेबल हूं, तो लेकिन पार्टी के सदर तो शहबाज शरीफ साहब हैं, आप एक काबीना का हिस्सा हैं, काबीना के जो वजीर आजम हैं, आप उनको आंसरेबल नहीं हैं। ये मामला है क्या? मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले कादिर खान मंदोखेल साहब ने बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो मियां जावेद लतीफ़ साहब के लिए उठाया है। मियां साहब, मैं आपके सामने ये सवाल रखना चाहूँगा। सर, सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब दे दीजिए। शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, आपके वज़ीर आज़म हैं, उस वज़ीर आज़म की काबीना का आप हिस्सा हैं, तो आप उनको जवाबदेह नहीं हैं, आप नवाज शरीफ साहब का नाम ले रहे हैं? नहीं, मैं वजाहत कर दूं, मंसूर अली खान हम सब कैबिनेट के लोग जो हैं वो किसी दूसरी जमात से भी तल्लक रखता हो, वो प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेह हैं। अब आ जाए जो आप सवाल कर रहे हैं, हमने सबसे बड़ा जो मेंबर था जमात का, जिसकी क्रेडिबिलिटी थी, जिसकी साख थी नवाज शरीफ के बाद, उसका नाम था शहबाज शरीफ। कितना बुरा वक्त था, कितने हालात ख़राब थे कि वो अहम बंदा भी 1.5-2 माह में इस मईशत को संभाला, अभी तक नहीं दे पा रहा। मुस्लिम लीग की जो साख है उस पर पूरा नहीं उतर पा रहा। कितना ये बगाड़ पैदा कर चुके होंगे कि आज शहबाज शरीफ इस पोजीशन में खड़ा है, लोगों के सामने जवाब दे। मगर मैं ये सवाल आपसे करना चाहता हूँ, आंसरेबल तो हम हैं लोगों के सामने, कौम के सामने, मगर उन लोगों से सवाल हम भी करने का हक रखते हैं कि 2017 का जो फलता फूलता तरक्की करता पाकिस्तान था, उसको डी ट्रैक क्यों किया गया, और आज जिस नहज तक हम आ गए हैं इस पर पहुंचाने वाले वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान को डी ट्रैक किया था। तो फिर सवाल उठता है कि अगर सर इधर ही सवाल ले लीजिए मियां साहब, एक सवाल ले लीजिए। ये जो आप दोबारा उन्हीं 5 अफराद का नाम लेना चाह रहे हैं ना, यही होगा, तो जाके ये बात आप शहबाज शरीफ साहब को कन्विंस करें ना। आपके इस वक्त इससे ज्यादा ताकत आपके पास क्या होनी है? वो पाकिस्तान के वजीर आजम आपकी पार्टी से हैं, इस वक्त हुकूमत आपकी जमात के अंदर है, अक्सरियती पार्टनर हैं आप इस कोलिशन के अंदर। इससे ज्यादा ताकत आपके पास क्या होनी? जाके शहबाज शरीफ साहब को कन्विंस करें, ये एक्शन इन 5 के खिलाफ, ये तो आपने उनको मनाना है। यार मेरी अर्ज सुन लें, जो परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ हमने गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवाया था, उसके असरात अभी तक बाकी हैं मुस्लिम लीग नून पे। ये जहन में रहना चाहिए आपके, और आपसे ज़्यादा मंसूर अली खान कोई और नहीं जानता कि
7, 8 माह 9 माह अगर कहते हैं लोग कि हुकूमत में हम लोग हैं, तो ये आपके जहन में रहना चाहिए कि 23 नवंबर 2022 के बाद ये 1.5-2 महीने की हुकूमत है जिसमें थोड़ी बहुत आज़ादी पॉलिसी बनाने में शहबाज शरीफ को मिली। मगर हकायक ये हैं कि जितनी जमातें हैं या इमरान खान से कुछ सवाल करे ना कि सहूलतकारी 7-8 माह कौन उसके लिए कर रहा था? जनरल फैज कर रहा था, जनरल बाजवा कर रहा था, या साकिब निसार या आसफ सईद खोसा की बाकियात कर रही थी? और मेरे भाई अभी जो बात कर रहे थे आमिर ज़िया साहब, उन्होंने कहा जनाब फौज के खिलाफ एक रवैया है मुस्लिम लीग नून की क़यादत का। ओ भाई, हमारा रवैया नहीं है, हमारे एक हकीकत है कि 9.25 साल 3-4 अदवार में सिर्फ 9.25 साल हमें हुकूमत मिली, और हमारे 9.25 साल के पीरियड में पाकिस्तान की डेवलपमेंट, पाकिस्तान की तरक्की, वो तवानाई में हो, वो हेल्थ में हो, वो एजुकेशन में हो, वो सफारती तल्कात में हो, वो मकबूजा कश्मीर के हवाले से हो, हमारी पॉलिसियों को देखें और 65 साल पाकिस्तान की ज़िंदगी के दूसरे वो भी देख लें। तमाम सियासी जमातें और जो अस्करी क़यादत थी जिन्होंने कब्जा किया था, उनके अदवार को मिला के देख लें, नवाज शरीफ फिर नुमाया नजर आएंगे। मगर मैं एक बात कहता हूं मंसूर अली खान, आप जब ये एग्जांपल देते हैं ना, एक सिर्फ सुन लीजिए, क्योंकि मुझे ये मरियम नवाज साहिबा ने भी अपनी पिछली 2 तकरीरों के अंदर ये एग्जांपल दी है कि जनाब मुस्लिम लीग नून के 9 साल आप निकाल लीजिए, इसके अलावा खंडरात ही खंडरात हैं। सर, आपको पता है जब एक्चुअली ये स्टेटमेंट आप देते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो 3 अदवार रहे हैं हालिया तारीख के अंदर, आप उनको भी खंडरात के अंदर तस्वुर कर रहे हैं? देखें मंसूर अली खान, मैं अपने दौर का जवाब दे हूँ, पीपल्स पार्टी अपने दौर का जवाब दे है। अभी आमिर ज़िया एक बात और कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जनाब एहसानात हैं जनरल बाजवा के, और एक उन्होंने सारी गुफ्तगू में एहसान गिनवाया कि उनको मुल्क से बाहर भेजा गया। अगर आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं तो उनको मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि ये बताएं कि जेल में किस तरह तबीयत ख़राब हुई नवाज शरीफ की, किस वजह से हुई? हम तो बहुत सी चीज़ों पे जुबान नहीं खोलते इस वजह से कि पाकिस्तान किस तरफ से गुजरा है, पाकिस्तानी कौम किस तरफ से गुजरा है। सर जवाब देने अगर हमने आ गया सर, आमिर ज़िया साहब जवाब दीजिए सर। फिर एक सेकंड मंसूर अली खान, मंसूर अली खान सर, मुझे आमिर ज़िया साहब को सर इसका जवाब तो देने एक सवाल उनसे ये भी पूछ लें कि आमिर ज़िया साहब बताएं कि RTS 2018 में जनरल बाजवा ने बैठाई थी या जनरल फैज ने बैठाई थी? ये भी सवाल उनसे जरूर पूछें आमिर ज़िया साहब। ये भी एहसान उन्होंने किया था हम पे। सर आ गया ना, आमिर ज़िया साहब को जवाब देने दें। देखिए जी, मैं पहले तो जो कादिर मंतूख साहब ने कहा ना, ये उनकी मुनासिब बात थी कि जितना आप मतलब है कि गन में छड़ी घुमाएंगे तो वाकई बदबू फैलेगी। तो इस वक्त ज़्यादा हम बात थी कि फ़ौज इस क्राइसिस को दूर करने के लिए क्या किरदार अदा करती है आगे चलकर। माजी में जो हुआ सो हुआ, उसके बेनिफिशरी जो हैं वो नवाज शरीफ साहब और शरीफ ख़ानदान भी रहा। नतीजे में देखें कि आज जो हैं शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, जितने करप्शन के ओपन एंड शट केसेस थे ख़त्म हो गए उनके ख़ानदान वालों से, नैब लॉ तब्दील हो गया। इससे ज़्यादा और क्या होगा? इसमें भी शरीफ खानदान ने दी अपनी सियासत की कुर्बानी देकर रियासत को बचाया। आपके जवाब दे दूं, उसके बाद आप फिर बात कीजिएगा। सरकार मुझे बात करने थे। अच्छा, फिर दूसरी बात थी मंसूर, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि दुनिया के किसी मुल्क में ये नहीं होता है कि कोई सजा याफ्ता शख्स हो उसको इलाज मालजे की सहूलत मिलनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है कि उसको आज़ाद करके आप बैरून मुल्क भेज दें। उस वक्त या तो यानी कि सजा है तो माफ़ कर दें आप, या कन्विक्शन को ओवरटर्न करा दें, लेकिन ये गैप नहीं होता। ये कभी पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख में आपको इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। किसी कैदी के साथ ये एहसान अजीम नहीं किया गया। तो ये क्यों किया गया? ये एहसान जो था वो मुझे जाहिर है मुझे नहीं पता कि अस्पताल में इसका जवाब जरूर देना चाहता हूं। ये तो खुद बताएंगे ना, ये मैं क्या बताऊंगा उसके बारे में, क्यों लब बसता है? आप बोले जमहूरियत है, आज़ादी है, हुकूमत आपकी है, तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप इसका जवाब दें कि भाई क्या हुआ था। लेकिन पता ये चला कि जब नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए तो उनकी तबीयत इतनी नासाज नहीं थी जितनी बताई जा रही थी। माशाल्लाह सेहतमंद थे, चहलकदमी करते थे, घूमते थे, गैर मुल्की दौरे करते थे। लेकिन पाकिस्तान आने में उनकी तबीयत ख़राब थी या है, वो एक बिल्कुल अलग सी बात है। लेकिन जो हम एक देखते हैं बतौर मतलब है सहाफ़ी के, और जिस तरह और आम पाकिस्तानी देखते हैं, वहाँ पर बात कुछ और थी।
तो ये उनका ये दूसरा सवाल हुआ। अच्छा, तीसरा ये जो धांधली की बात है, देखें पाकिस्तान में 2018 के इलेक्शन उतना ही मतलब है साफ और शफाफ या उतना ही मुतनाज़ा था जितना 2013 का था या 8 था। भाई हमारा एक तरक्की पजीर मुल्क है, उसमें इंतखाबात कुछ इसी तरह होते हैं। अभी आपके दौर में लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए हैं सिंध के अंदर, ये कराची के अंदर हुआ है, उसका मेयर कब का इलेक्शन हो चुका है, मेयर का इंतखाब नहीं होके दे रहा। आपकी जो अलाय पार्टी है कादिर खान मंदुखेल साहब के सामने सर ये सवाल रखते हैं पीपल्स पार्टी नहीं मानती, वो शिकायत करिए इलेक्शन कमीशन से, जमात इस्लामी। टेक अ ब्रेक, आई हैव टू टेक अ ब्रेक, लेट मी टेक अ ब्रेक। नाज़रीन एक ब्रेक के बाद वापस आके डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले आमिर ज़िया साहब ने ये बात कही कि 2018 के इलेक्शंस भी वैसे ही थे जिस तरह 2013 के थे, बल्कि उन्होंने जो बल्दियाती इंतखाबात अभी सिंध के अंदर हुए हैं, खासतौर पे कराची के अंदर, उसका तस्करा भी उन्होंने किया। कादिर खान मंदुखेल साहब, क्या पाकिस्तान के सारे इलेक्शन वाकई एक जैसे होते हैं? बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर भी आमिर ज़िया साहब ने उंगली उठाई है। मंसूर अली खान माजरत से एक जुमला मुझे कहने की इजाज़त दें। आमिर ज़िया साहब मेरे छोटे भाई हैं, मगर बड़ी माजरत से मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इनको ये इल्म होना चाहिए कि दुनिया में कोई ऐसा सजा याफ्ता बंदा आपको नहीं मिलेगा कि वो ज़मीन पे खड़ा हो और उसको हाईजैकर बनाकर 25 साल सजा सुनवा दी गई हो। दुनिया में कोई ऐसा मुंतखब वज़ीर आज़म नहीं होगा कि उसने अपने बेटे से तनख्वाह ना ली हो और मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को आप सजा देकर उसको नाअहल कर दें। ऐसा शख्स दुनिया में नहीं मिलेगा। आ गया सर पॉइंट, सर पॉइंट आ गया सर। कादिर खान मंदुखेल साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा सर। देखिए, आमिर ज़िया साहब की खिदमत में गुजारिश करूँ कि 2 महीने पहले बलूचिस्तान के इंतखाबात हुए थे और उसका जो फाइनल चेयरमैन का था वो कल हुआ था उनका जो था। इस तरह कराची का भी इलेक्शन कमीशन पहले ऐलान कर चुके हैं कि एक प्रोसेस है, ये कौमी और सूबाई इलेक्शन की तरह नहीं है कि MNA MPA बन गए और तो काबीना और हुकूमत बनाते। वहाँ उनका जनरल कौंसलर होता है, रिजर्व सीटें होती, अकलियत होती है, फिर उसकी बॉडी बनती है, फिर उसकी जो सीटें रहेगी उसकी कराती, ये सारा प्रोसेस है और उसके लिए इलेक्शन कमीशन पहले दिन ऐलान कर चुका है कि 2 माह लग सकता है। और दूसरी बात, जो आप मेयर की या जमात इस्लामी की बात कर रहे हैं, तो आप मुझे बता दें कि जमात इस्लामी के यहाँ कोई 80-83 सीटें थी, हैदराबाद में उसका 1 सीट, और पीपल्स पार्टी की 97 है। तो मेयर तो हमारा बन रहा है और हमें ज़्यादा जल्दी होना चाहिए, लेकिन चूंकि एक प्रोसेस है, उसको प्रोसेस को हम और आप सबको फॉलो करना होगा। और फिर मैं जावेद लतीफ़ साहब ने जो बात की है कि दुनिया में ऐसा नहीं होता है, तो मैं भी 2-4 अपने गिले शिकवे बता दूँ। दुनिया में ऐसा भी नहीं होता है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक जाली झूठे मुकदमे में उनको फांसी के जरिए हमसे अलग किया जाए। और मैं वैसे थे वकील 28-29 साल मुझे हो गए सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करते हुए, एक भी मुकदमा आज तक ट्रायल कोर्ट यानी सेशन कोर्ट से ऊपर नहीं चला। भुट्टो साहब का केस हाई कोर्ट में डायरेक्ट चला था। दुनिया में ऐसा भी नहीं होता है कि आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ जो इल्जाम था कराची की बैंक का और उसका ट्रायल पिंडी में हो रहा है। दुनिया में ऐसा भी नहीं होता है कि बीबी शहीद के साथ। जवाब दीजिएगा सर, एक जवाब दीजिएगा कादिर साहब, क्या इस वक्त आप आमिर ज़िया साहब की बात के साथ एग्री करते हैं कि मियां साहब जेन्युइनली बीमार नहीं थे और वो बाहर चले गए, या फिर आप मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ के साथ खड़ा होना पसंद करेंगे कि नहीं, मियां साहब जेन्युइनली बीमार थे और उनका बाहर जाना बिल्कुल दुरुस्त था? देखिए, इस बारे में मैं तो ये कहूँगा कि ये काम अदालतों का है, ये काम वक्त की हुकूमतों का है। तो जनरल मुशर्रफ को भी तो इजाज़त दी थी उसमें, तो बहुत सारी मिसालें मौजूद है। तो हम उन चीज़ों पे वही मैं मिसाल दोहरा रहा हूँ कि हम इस तरह चीज़ों में अपने आप को क्यों उलझाएंगे। हमें पाकिस्तानी आवाम हम भी नहीं उलझाते सर, हम भी बड़ा आपका आइडिया बड़ा अच्छा है। हम सर चाहते ये उलझन इधर ही खत्म करते थे, चूंकि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदुखेल साहब, मियां जावेद लतीफ़ साहब और आमिर ज़िया साहब आपका। नाज़रीन प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।